नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के अध्याय 11 को। एकादशः पाठः, पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। आज हम इस पाठ में सावित्रीबाई फुले के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। और ये जो चित्र है वो भी सावित्रीबाई फुले का है। ऐसे थे सावित्रीबाई फुले और इन्होंने अपने जीवन में क्या ऐसा किया जो हम आज इनको पढ़ रहे हैं। किस प्रकार से ये प्रसिद्ध हुए, किस क्षेत्र में इन्होंने अधिक कार्य किए जिससे ये आज प्रसिद्ध हैं और हम इनको अध्ययन कर रहे हैं। हमें इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और क्या क्या सीखने को मिलता है वो हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है, यानी शिक्षा प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम शिक्षा को प्राप्त करें। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं, यानी हमारे समाज के अंदर, हमारे देश में कुछ समुदाय ऐसे भी थे इस हमारे समाज में जो शिक्षा से वंचित लंबे समय तक रहे थे, यानी उनको शिक्षा से दूर रखा गया था और वो शिक्षा से दूर रहे थे। तो ऐसे कौन से समुदाय थे जो शिक्षा से दूर रहे। और इस जमाने में आजकल कोई शिक्षा से वंचित है तो वो सब चीज से वंचित है, क्योंकि शिक्षा हमारा सबसे पहला अधिकार है। हम शिक्षित होकर ही सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है, यानी वो जो अधिकार था हमारा, लेकिन उस अधिकार को कुछ समुदाय प्राप्त नहीं कर पाए थे लंबे समय तक, और उसको प्राप्त करने के लिए, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष किया, यानी बहुत दिनों तक उन्होंने प्रयास किया। बहुत लंबा संघर्ष यानी बहुत बड़ा एक संघर्ष किया उन्होंने, तब जाकर के वो शिक्षा को प्राप्त कर पाए थे। वो कौन से थे वो हम देखते हैं। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता है, यानी लड़कियां जो है उनको पढ़ने के लिए बहुत ही अवरोध झेलना पड़ता है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए हम इतने जल्दी तत्पर नहीं हो पाते हैं कि लड़कियों को बाहर भेजना करना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो हम लड़कियों को अभी भी इतना ग्रामीण अंचल के अंदर पढ़ाने हेतु पूर्ण रूप से तत्पर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएंगे तो ये हमारी जो छोटी सोच है वो अपने आप बड़ी हो जाएगी और हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लड़कियां तो आज हर क्षेत्र में आगे है, किसी भी क्षेत्र में देखें तो, क्योंकि और वो कारण है, तो वो कारण है शिक्षा का। शिक्षित होगी तो आगे तो बढ़ेगी ही। पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है, यानी ये जो संघर्ष था, ये जो अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, ये जो संघर्ष लंबा चला था, इस संघर्ष की जो नेतृत्व किया था जिस इस संघर्ष का, वो थी सावित्रीबाई फुले। उनका जो योगदान था उसके योगदान पर केंद्रित है। उनका क्या योगदान था, किस प्रकार की उनको समस्याएं झेलनी पड़ी थी और किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया था, उसको हम जानते हैं। पहले आप चित्र को देखें और फिर हम इसको शुरू करते हैं। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति, इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। महाराष्ट्रस्य कन्या पाठशाला की ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। क्या है इस चित्र में, यह चित्र किसी पाठशाला का है, यानी किसी विद्यालय का चित्र है ये, जिसमें कुछ बच्चियां पढ़ रही है, कुछ ये इधर खेल रहे हैं। तो ये एक विद्यालय का चित्र है, एक पाठशाला का चित्र है। और इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य यानी छोटी मोटी पाठशाला नहीं है। यह क्या है, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। महाराष्ट्र जो राज्य है उस राज्य की सबसे पहली कन्या पाठशाला है, यानी एक बालिका स्कूल है सबसे पहला, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सावित्रीबाई फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे हम, एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, परं सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति,
तस्याः स्वकीयम अध्ययनपि सहैव प्रचलति। क्या होता है, एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, यानी एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। शिक्षिका पढ़ाने वाली जो महोदया है वो क्या करती है, घर से पुस्तकें लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिम कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति, क्षिपति यानी फेंकते हैं, तस्याः उपरि यानी उसके ऊपर, कश्चित् यानी कोई, मार्गे यानी मार्ग में, धूलिम यानी धूल, और कश्चित् यानी कोई, प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़े, क्षिपति यानी फेंकते हैं। क्या होता है, जैसे ही वो शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर निकलती है, चलती है, तब मार्ग में कोई उस पर धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती, वह पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसका इतना अपमान किया गया, उस पर धूल फेंकी गई, उस पर पत्थर फेंके गए, लेकिन फिर भी वो शिक्षिका रुकती नहीं है। अपना जो निश्चय था बालिकाओं को पढ़ाना, विद्यालय पहुंचना, और उस निश्चय को पूरा करती हुई वो आगे बढ़ती है। अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है, यानी वो उस चीज को सुन करके, उस अपमान को देख करके परेशान नहीं होती है, और हंसी खुशी यानी हंसती हुई, हंसी मजाक के अंदर उन बालिकाओं को पढ़ाती रहती है। और तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, तस्या यानी उसका खुद का अध्ययन भी साथ में चलता रहता है, यानी वो साथ में पढ़ाती भी है और साथ में खुद भी अध्ययन कर रही है। कौन, एक शिक्षिका। क्या करती है आगे शिक्षिका, केयम महिला अपि युवमेनां महिलां जानीत, इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्याः माताः लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, सो अपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनम् अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। केयम महिला, कौन है यह महिला जो बच्चों को पढ़ाने जा रही थी, पुस्तकें हाथ में लेकर, जिस पर पत्थर फेंके गए, धूल फेंकी गई, और वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई और हंसती खेलती हुई, हंसी मजाक के अंदर अपने बालिकाओं को वहां पर विद्यालय में पढ़ाती है। तो यह महिला थी कौन, कौन है यह महिला? क्या तुम सब इस महिला को जानते हैं? कौन थी वो महिला? क्या तुम इस महिला को जानते हो? यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है, यानी पहली पाठशाला थी वो चित्र में, और जो जिस पर पत्थर फेंके गए थे वो जो महिला शिक्षिका थी वो भी महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी, पहली महिला शिक्षिका जो उन बच्चियों को पढ़ा रही थी, जिसका नाम था सावित्रीबाई फुल्ले। जिनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुल्ले। और जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री जन्मी, यानी तीसरे दिन 3 जनवरी को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव में अपने सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1831। उसकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई, यानी सावित्रीबाई फुले की जो माता थी उनका नाम था लक्ष्मीबाई, तथा उनके पिता थे वो खंडोजी थे, उनके पिता का नाम था खंडोजी। 9 वर्ष वाली यह ज्योतिबा फुले महोदय से ब्याही गई, यानी इनका 9 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया, शादी कर दी गई। 9 वर्ष देशिया, यानी केवल 9 वर्ष की थी तब उनकी शादी कर दी गई, और वो भी किसके साथ की गई? ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनकी शादी कर दी गई। वे भी तब 13 वर्ष के ही थे, यानी जब ज्योतिबा बाई फुले की शादी हुई तब वो 9 वर्ष की थी, और उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले वो थे 13 वर्ष के।
क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और वो भी क्या थे? स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक, यानी समर्थक थे बहुत अच्छे कि लड़कियों को, बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए, इसके पक्षधर थे। इसलिए सावित्री के मन में सतत अध्ययन की अभिलाषा स्रोत को पा गई, यानी अभिलाषा, उसकी इच्छा थी जो अपने सावित्रीबाई फुले की, कि वह पढ़े और पढ़ाए, स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाए। और इस जो इसकी सोच थी, उस सोच को एक और गति मिल गई, यानी उसकी अभिलाषा को वहां पर एक स्रोत मिल गया कि वह अपना काम आगे और भी अच्छे से कर सकेगी, क्योंकि उनके जो पति थे वो भी इस कार्य के प्रति समर्पित थे, उसके समर्थक थे। अगर ऐसे समर्थक नहीं होते तो हो सकता है सावित्रीबाई फुले को बहुत बड़ी एक समस्या होती और उनको बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता, तब जाकर के अपने कार्य में सफल होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके पति भी थे, वो भी उसको उस कार्य के प्रति समर्पित और समर्थक मिले। आगे देखते हैं। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरब्ध। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। क्या हुआ? इतः परं सा, इससे पहले उसने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का अध्ययन भी किया। आंग्ल कहते हैं अंग्रेजी को, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, यानी किस भाषा को पढ़ा उन्होंने? अंग्रेजी को भी पढ़ा। अंग्रेजी, आंग्ल कहते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश। यानी इससे पहले उन्होंने, यानी किसने? सावित्रीबाई फुले ने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का अध्ययन भी किया, यानी अंग्रेजी भी उन्होंने सीखी, अंग्रेजी भी उन्होंने पढ़ी। सन 1948 ईस्वी में, 1848, ऊपर लिखा 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। यानी 1848 के अंदर उन्होंने क्या किया? कन्याओं के लिए, यानी बालिकाओं के लिए प्रदेश का सबसे पहला, जो हमने पहले चित्र में देखा था, उस विद्यालय का प्रारंभ किया। किसके साथ किया? ज्योतिबा महोदय के साथ। ज्योतिबा महोदय कौन थे? सावित्रीबाई फुले के पति थे। जब वह केवल 17 वर्ष की थी, यानी जब विद्यालय की स्थापना की तब वो कितने थी? 17 वर्ष की थी। और 1951 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत की बालिकाओं के लिए उसने अलग से विद्यालय आरंभ किया। छुआछूत यानी हम लोग छोटी जाति का, बड़ी जाति का, ऐसे लोग पहले करते थे, तब उनके साथ में पढ़ते नहीं थे, उनको अपने साथ में बैठने नहीं देते थे। तो इस प्रकार का जब ये सिस्टम चला, तब उन्होंने क्या किया? उन छुआछूत से तिरस्कृत बालिकाओं को उनके पास में नहीं बिठाते थे, उनके साथ में बैठते नहीं थे, उनको साथ पढ़ने नहीं देते थे। तो इस प्रकार की जो तिरस्कृत बालिकाएं थी, जिनको अलग कर दिया था, उन बालिकाओं के लिए उन्होंने एक अलग विद्यालय भी आरंभ किया कि उन जो बालिकाओं को तिरस्कृत किया गया था, उनको भी वह अलग से पढ़ा सके और उनके मन में भी इस प्रकार की भावना नहीं आए कि हम अपने जीवन में पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही थी सावित्रीबाई फुले। देखते हैं आगे। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। फलतः केचन नापिता अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्सा शीर्णवस्त्राणां तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। कि सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया, यानी जो सामाजिक कुरीतियां थी, छोटी जाति वालों के पास बैठना नहीं है, हम इनके पास नहीं बैठेंगे, इनके साथ पढ़ेंगे नहीं, इनके साथ खेलेंगे नहीं, इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां थी, उन कुरीतियों का उन्होंने क्या किया? विरोध किया जो समाज के अंदर थी। और विधवाओं के लिए सिर मुंडाने का निराकरण करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली
और पहले जब कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके सारे सिर के बाल उतार दिए जाते थे, यानी उसका मुंडन कर दिया जाता था। तो इसका निराकरण करने के लिए, यानी ऐसा न हो महिलाओं के साथ, तब वह साक्षात नाइयों से मिली, नाइयों के पास जाकर मिली कि इस प्रकार की जो ये सामाजिक कुरीति चल रही है इसका आप क्या करें, विरोध करें, ऐसा न करें। महिलाएं अगर कोई विधवा हो जाती है तो उनका सिर का मुंडन नहीं किया जाए। परिणामतः कुछ नाइयों ने इस रूढ़ि का साथ छोड़ दिया, यानी जो परंपरा चली आ रही थी उसका कुछ नाइयों ने क्या कर दिया, त्याग भी कर दिया। जैसे ही सावित्रीबाई फुले ने उनको समझाया कि ऐसा करना सही नहीं है, तब उनके दिमाग में आ गया और उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े में लिपटी तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, सावित्री ने मार्ग में देखा, ये यानी कि कुएं के पास में कोई फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और छोटी जाति की, निम्न जाति की महिलाएं थी, वो क्या कर रही थी, पानी मांग रही थी पीने के लिए। लेकिन क्या होता है, उच्च वर्ग वालों ने उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए रोक दिया और उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए, जो बड़ी जाति के लोग थे, उच्च वर्ग वाले लोग थे, उनके विचार उच्च नहीं थे, जाति से उच्च होंगे, क्योंकि ऐसा विचार उच्च वर्ग वालों के पास नहीं होता है, यानी उनके विचार उच्च नहीं थे। तो उच्च वर्ग वालों ने क्या किया, उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने से रोक दिया, यानी वो जो पानी निकाल रही थी कुएं से, उनको निकालने से मना कर दिया कि आप छोटी जाति से हो, इसलिए यहां से आप पानी नहीं निकाल सकते, और उनको रोक दिया गया। आगे क्या होता है, सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्री एतत् यानी यह, अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती तडागम दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत् सार्वजनिको अयं तडागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति, जाति बंधनम तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां कुल दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। कि सावित्री यह अपमान सह नहीं सकी, जो स्त्रियों का अपमान किया जा रहा था, वहां पर उनको पानी निकालने से रोका जा रहा था उच्च वर्ग वालों के द्वारा, और दूसरी बात उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा था उनके फटे पुराने कपड़ों को देखकर, तो इस अपमान को वह सहन नहीं कर सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई, उन जो स्त्रियां थी उनको अपने घर ले जाती है और तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहो उतना जल अपने आप इसमें से ले लो, अपने आप भर लो। कितने अच्छे उच्च विचार थे इनके। यह तालाब सार्वजनिक है, यानी सार्वजनिक, यानी आप इसमें से जितना चाहो सब लोग ले सकते हो इसमें से, सार्वजनिक, इसमें किसी को किसी भी प्रकार के लिए मना नहीं किया जाएगा। आप छोटी जाति से हो, बड़ी जाति से हो, उच्च वर्ग से हो, महान वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, आपको पानी निकालने के लिए, पीने के पानी के लिए रोका नहीं जाएगा। आप इसमें से जितना चाहो पानी ले सकते हो। इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है, यानी किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि इस जाति वाले इसमें से ले सकते हैं, आप चाहे किसी भी जाति से हो इसमें से पानी ले सकते हैं। और उसने मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह से हमेशा समर्थन किया, यानी मनुष्यों में जो समानता थी, स्वतंत्रता के पक्ष में पूरी तरह से उन्होंने उनका क्या किया, समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, यानी जो महिलाओं के सेवा मंडल थे वो, और छोटे बच्चों की हत्या करना प्रतिबंधक, इन पर प्रतिबंधक किया। गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी इन फुले दंपति जो वो दोनों थे, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, उन दोनों का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन सञ्चालितवती। दुर्भिक्षकाले, प्लेग काले च सा
पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत् सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। क्या होता है, सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, यानी सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। सत्य की खोज के लिए जो मंडल की जो गतिविधियां थी उस पर भी सावित्री थी, वो अत्यधिक सक्रिय थी, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेती थी। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए समुदायों को अपने अधिकार के लिए जागृत करना, यानी जिन समुदायों को लोग सताते थे, सताया जाता था, उनके जो अपने अधिकार थे जीवन के, उन अधिकारों के प्रति उनको जागृत करना, सचेत करना कि ये आपके अधिकार हैं, आप अपने अधिकारों को पाएं, और उन अधिकारों को कैसे पाया जा सकता है उसके लिए उनको वो जागृत करती थी। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशल संचालित थी, और सावित्री ने क्या किया, अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया, यानी वो संचालन करने के अंदर बहुत ही कुशल थी, उसका जो कौशल था, प्रशासनिक कौशल था, वो बहुत ही अच्छा था, और उस कौशल से उन्होंने अनेक संस्थाओं का संचालन भी किया। और दुर्भिक्ष काले प्लेग काले चैसा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, और अकाल और प्लेग के समय, यानी प्लेग एक बीमारी आई थी और अकाल पड़ गया था, तब उस समय उसने जो पीड़ित लोग थे, पीड़ित लोगों को बिना थके सेवा की, सहायता की, उनकी सेवा की, यानी जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवा भी तो की और उनकी सहायता भी की। किसने? सावित्रीबाई फुले ने, जो अकाल के समय में प्लेग से यानी उस रोग से पीड़ित थे, और किसी भी प्रकार से उस समय जो पीड़ित लोग थे उन पीड़ित लोगों की बिना थके, यानी उसने विश्राम एक पल भी नहीं किया और लोगों की सहायता में जुटी रही और सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया। यानी किसी के पास सामग्री नहीं थी, जैसे अभी अपने कोरोना काल चला था, तो कोरोना काल के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जिनको कई बार खाने के लिए भी कुछ नसीब नहीं होता था, क्योंकि कार्य प्रणाली सारी की सारी बंद थी, लोग घरों में भूखे बैठे थे। तो कुछ लोगों ने, दानदाताओं ने, हमने देखा है हमने आसपास में कि उन्होंने भी उनको खाने के लिए व्यवस्थाएं की होगी, कुछ उनको खाने के लिए पहुंचाया होगा। तो इस प्रकार की जो समस्याएं पहले भी आई थी, अकाल पड़ा था, प्लेग पड़ा था, तब सावित्रीबाई फुले ने उनके लिए भरसक व्यवस्थाएं की और भरसक उनके लिए प्रयास किया था। आगे और क्या क्या होता है, महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अपश्यम् अध्येतव्यम्। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महामारी फैलने के कारण, उस समय एक महामारी फैल गई थी, जैसे अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, उसी प्रकार एक महामारी थी, और उस महामारी के फैलने से उस समय वो सेवा में लगी हुई थी और उसको खुद को क्या हो गया, असाध्य रोग हो गया, उस रोग से ग्रसित हो गई थी और ग्रस्त होकर सन 1897 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गई थी। यानी वह उस महामारी के अंदर सेवा में लगी हुई थी और सेवा में लगे हुए उसको असाध्य रोग हो गया। असाध्य रोग होने से वह उस रोग से ग्रस्त हो गई और ग्रस्त होकर के उसकी 1897 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, स्वर्ग को वास कर गई। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे हैं, यानी केवल पढ़ने और पढ़ाने में इस प्रकार के कार्यों में आगे नहीं थी, उन्होंने रचनाएं भी बहुत सारी की है और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपनी रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी, और उसके 2 काव्य संकलन हैं, उनके 2 काव्य संकलन हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। उनके नाम है, एक तो काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यानी अगर हमें भारत देश में महिलाओं के उत्थान के प्रति उनके ज्ञान के लिए जो सावित्री महोदय ने अपने जीवन चरित्र में जो उन्होंने अध्ययन किया और उसके बारे में जो उन्होंने प्रयास किए, उन प्रयासों को इनको जानने के लिए हमें उनके चरित्र के बारे में, उनका जो जीवन चरित्र था उसको अवश्य अध्ययन करना चाहिए, तो हम इसके बारे में पूर्ण रूप से और भी बहुत अच्छे से जान पाएंगे।
तो ऐसे थे सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया महिला शिक्षा के प्रति, और जो छुआछूत से ग्रस्त लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा किया। और इन्होंने अपने जीवन में छोटी सी उम्र से, यानी 7 वर्ष से जब उनकी शादी कर दी गई थी, उस 9 वर्ष में उनकी शादी की गई थी, और 9 वर्ष से ही इन्होंने अपने पूरे जीवन को इसी सेवा में समर्पित कर दिया, और अंत में लोगों की सेवा करते करते ही अपने आप को अपनी जो जीवन यात्रा थी, वो लोगों की सेवा करते हुए जीवन यात्रा इनकी समाप्त हो जाती है। और हमने इनके बारे में अध्ययन करके बहुत ही अच्छे से जाना, और आप भी इनके बारे में और अध्ययन करें और इनको पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।